हिंदी साहित्य की यादगार कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए साहित्य की एक बेहद सुप्रतिष्ठित शख्सियत लेखिका उषा प्रेमवदा जी की कहानी प्रसंग। तो शुरू करते हैं कहानी। वे शायद रो रहे थे। उसने अंधेरे में आंखें खोली, बिना हिले डुले, बिना जताए कि वो खुद भी जाग गई है। अगर वो सचमुच रो रहे हैं तो वो जाग गई है, ये जताकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। वो बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रही। उनका शरीर हिला, शायद उस सुबकी के कारण जो छाती से उठी होगी। गले तक आने से पहले ही घूंट दी गई। झिरझिरी से बाहर की मध्यम रोशनी अंदर आ रही थी, जिसमें होटल के कमरे की चीज़ों की रेखाकृतियाँ अच्छी तरह पहचानी जा रही थीं। शाम से ही वो कमरा उसे अजीब अजीब सा लग रहा था। वो कभी एक राजमहल था जो अब एक फैशनेबल होटल में बदल दिया गया था। उसे गलियारों में हिंसक पशुओं की खालें और भूसा भरे हुए सिर देखकर दया सी आई थी। बेचारे शेर और चीते, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था जिन्हें राजाओं ने मारकर महल के कोने कोने में टांगा हुआ था। उसे लंबी सांस लेकर करवट बदल ली। उसके हिलते ही वो और भी चुप और निस्पंद हो गए। कुछ देर बाद वो धीरे से बिस्तर से उतरे और निःशब्द दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गए। वो अब गलियारे में घूम रहे हैं। उसे ये झिरझिरी की रोशनी के बदलते पैटर्नों से मालूम हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। क्या वो सोने का बहाना किए पड़ी रहे जब तक कि नींद सचमुच में ना आ जाए, या एक फिल्मी दुल्हन की तरह उनके आगे नत होकर कहे, अपने सारे दुख मुझे दे दो। कमरे में एयर कंडीशनर की घर घर थी, जो कि सहसा उसे काफ़ी डिस्टर्ब करने लगी। बाहर गर्मी थी, उसके बावजूद वो गलियारे में चक्कर काट रहे थे। कुछ देर में वो सचमुच सो गई और सुबह जागी तो उसे अपने पर स्वयं आश्चर्य हुआ कि उसे नींद कैसे आई। उसके बगल में एक अपरिचित व्यक्ति सोया हुआ था। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वो एक बहुत मामूली सा पुरुष था, अधेड़ उम्र का। उसके बाल अधपके और कम हो चुके थे। सांवले चेहरे पर रात भर में दाढ़ी उगाई थी। ये मैंने क्या किया? उसके अंदर कोई चीखा, मगर उसने वो चीख वैसे ही दबा दी जैसे कि दूसरे ने रात को अपनी सुबकी दबा दी थी। वो चुपचाप उठकर गुसल खाने में चली गई। शीशे में उसे अपना चेहरा सूना और सपाट सा लगा। आंखें अपरिचितों की तरह अपने आप को देख रही थीं। उसने शादी के दूसरे दिन बहुत सी लड़कियों को एकदम बदले हुए देखा था। उसे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं था, पर यह उजाड़पन लिए किसके आगे जाएगी। फिर भी उसे खुशी थी कि पति का व्यवहार बहुत संयत और शिष्ट था। उसी के साथ उसे रात की घटना याद आ गई। उसे लगा कि रात में वो भी रोई थी, स्वयं अपनी हिचकियों और सुबकियों को घूंट कर। पर अंदर ही अंदर क्रंदन ना जाने कब प्रारंभ हो गया था। वो फुहार के नीचे देर तक खड़ी रही। उसके बाद उसने एक छपी हुई प्रिंट की साड़ी लपेट ली और बाहर आई। वो उठ गए थे। उन्होंने सुबह की चाय कॉफ़ी भी मंगा ली थी। वो जिस तेज़ी और तत्परता से बाथरूम में घुसे, उससे लगा कि वो काफ़ी देर से उसके निकलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। शायद उन्हें उठते ही बाथरूम जाने की आदत होगी। उसे शर्म आई कि वो इतनी देर बाथरूम छेके रही। कल से ख्याल रखेगी। कल, उसने सोचा, कल भी होगा। ऐसे ही उठकर यही व्यक्ति पलंग पर देखने को मिलेगा। हाय, उसने कहा और होंठों को दांतों से कुचल लिया। वो उनके निकलने का इंतज़ार करती रही। यद्यपि उसकी कॉफ़ी तब तक एकदम ठंडी हो गई थी और उसे एकदम भभकती पीने की आदत थी। वो भी नहा लिए थे। रेशम का कुर्ता और सफ़ेद पायजामे में काफ़ी घरेलू लग रहे थे। उनके आने पर उसने चाय बनाकर उन्हें पकड़ा दी। आदर्श पति पत्नी का ये आचरण कहाँ से अपने आप उभर आया था। वो ठंडी कॉफ़ी पीते पीते अनमनी हो आई। आप नाश्ता यहीं लेंगी या डाइनिंग रूम में? ये दिवाकर थे, साक्षात साकार वर्तमान और शायद अब भविष्य भी। आप यहीं मंगा लेते हैं, दिवाकर ने फ़ोन पर ऑर्डर कर दिया। ऑमलेट और टोस्ट, उससे बिना पूछे। टोस्ट से उसे चिढ़ है और ऑमलेट में उसे ही खाती है। वो उठकर अपना सूटकेस संभालने लगी। रात के कपड़े तहा कर रखे, मेज पर रखे कॉस्मेटिक्स बटोरे। एक टिन का डिब्बा जो उन्होंने रात को उसे सौंपा था, इस समय खोल कर देखा। पुराने पहने हुए गहने थे, घिसी घिसी चूड़ियाँ, मैली सी चेन और बुंदे। किसी दूसरी स्त्री ने इन्हें पहना था और शायद अंत तक पहना होगा। वो एक वितृष्णा भरे आकर्षण से उन्हें देखती रही।
फिर उसने हाथों के चमकते नए कंगन उतारे और डिब्बे में डालकर दिवाकर को देती हुई बोली, इसे आप ही अपने पास रखिए। क्यों, आप रखिए ना। नहीं, मुझे वैसे भी ज्वेलरी का शौक़ नहीं है, कहीं इधर उधर हो गए तो। उसने बात पूरी नहीं की। उसका अपना अटैची तैयार हो गई थी। दिवाकर के कपड़े शायद अभी गुसलखाने में ही थे। उसका मन उन्हें छूने का नहीं हुआ। क्या वो कभी उस नई पुरुष गंध की आदी हो पाएगी? कहीं घूमने चलेंगी? दिवाकर पूछ रहे थे। कहाँ? अगर रुचि हो तो जयगढ़ है, आमेर है, वैसे शॉपिंग भी अच्छी होती है। जैसा आप चाहें, उसने कहा। मेरा तो बहुत बार का देखा हुआ है। वो चुप रही। फ़ोन बजा और रूम सर्विस की दस्तक दरवाजे पर एक साथ हुई। उसने फ़ोन उठाया। रिसेप्शनिस्ट था। गुड मॉर्निंग मिसेस टंडन, आपकी टूरिस्ट टैक्सी आ गई है। सारे दिन घिसटना पड़ेगा, उसने सोचा। पुराने महलों और मंदिरों में रुचि दिखानी पड़ेगी। एक प्रसन्न मन मुखौटा लगाना पड़ेगा। टैक्सी आ गई है, उसने दिवाकर से कहा। ठीक है, नाश्ता करते होटल छोड़ देंगे, दिवाकर ने कहा। ताज्जुब है, उसने सोचा, कि ये सुड़ुप करके चाय पीते हैं। ये सुबह नोटिस नहीं किया था। न ये कि खाते अनुपात से कुछ ज़्यादा और बाद में ध्वनिपूर्ण डकार भी लेते हैं। खैरियत है, पान तंबाकू नहीं खाते। बुआ ने कहा भी था, लड़के में कोई बुरी आदत नहीं है, सदाचारी है, पढ़ा लिखा है, बस आगे तुम ही देख समझ लो, पढ़ी लिखी तुम भी हो। पिताजी के चेहरे से वो कुछ नहीं समझ पाई थी कि उनकी इच्छा या अनिच्छा क्या है। जैसे बरसों न जाने किस किस सुख और आनंद की प्रतीक्षा करते करते वो प्रत्यक्ष को भूल चुके थे। वो ज़्यादा सोचने समझने का अपने को समय नहीं देना चाहती थी। उसे मालूम था कि ऐसा करने से वही होगा जो हर बार घर लौटने पर होता आया था। बुआ लड़के खोज कर रखेंगी, वो एक दो से मिलेगी भी। हर बार उसका उत्तर होगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, और इसी में छुट्टी खत्म हो जाएगी और वो लौट जाएगी। पिताजी बरामदे में बेंत की कुर्सी पर बैठे बैठे और थोड़े और झुके से लगेंगे, और बुआ उनके पास खड़ी होकर कुछ रोष, कुछ क्षोभ और ढेर सारे दुख के साथ उसका लौट जाना देखती रहेंगी। वैसे बुआ का अपना परिवार है, बेटे बहुएं नाती पोते, पर बरसों से उन्होंने पिताजी के पास ही रहना चुना है। कुछ कर्तव्य भावना, कुछ गंगा स्नान का लोभ। फ्लैट में भाई बहन रहते हैं। भाई अखबार पढ़ते हैं, झपकियाँ लेते हैं। अखबार छूटकर हाथ से गिर जाता है और तेज़ पहाड़ी हवा उसके पन्ने बिखेर देती है। बुआ गंगा स्नान से लौटती हैं, गीली धोती तार पर फैलाती हैं और उसके बाद तुलसी में तांबे की लुटिया का पानी गिरा देती हैं। उनका कार्यक्रम इतना बंधा हुआ है कि कहीं भी होने पर सुबह सुबह बिरिया घाट की सीढ़ियाँ चढ़ती बुआ को वो चित्रित कर सकती है। सिर ढके हुए, पल्ले से कुछ सफ़ेद बाल हमेशा बाहर आ जाते हैं। बुआ की तरुणाई में बाल घुंघराले रहे होंगे। उनकी नहाकर हल्के से निचोड़ी गई साड़ी से पानी की बूंदें टपक कर भीगी सीढ़ियों को और गीला कर देती हैं। उनके दाएं हाथ से गिर गिर कर कई जगह से पिचक गई लुटिया में गंगा जल रहता है तुलसी के लिए। बुआ की बस इच्छा बाकी थी कि किसी तरह इस पगली बावली लौंडिया का ब्याह हो जाता। वो पगली बावली लौंडिया जो लखनऊ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़कर विदेश चली गई थी, जिसकी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, उसके हर बार लौटने पर यही बात होती थी, बिट्टू अब तुम ठीक ठिकाने से लगो तो मन को शांति मिले। वो जिसे बुआ प्यार से बिट्टू बुलाती थी, हंसती थी और कहती थी, मैं ठीक ठिकाने से हूँ बुआ, तुम एक बार चलो मेरे साथ, देखो मेरा घर, मेरे पास क्या क्या नहीं है। मुझे नहीं जाना है, कहीं वहीं मर मुर गई तो अंत समय गंगा जी भी नहीं मिलेंगी। वही बुआ दिवाकर को बिना देखे ही उसके ये कहने पर कि ठीक है बुआ, मुझे मंजूर है, उसे अवाक ताकती रह गई थी। 2-3 दिन वो चुप रहीं। फिर जब वो और पिताजी खाना खा रहे थे, वो पास आकर बैठ गईं। अच्छी तरह सोच समझ लो, यहीं रहना पड़ेगा, गृहस्थी चलानी पड़ेगी। दोनों की ही बड़ी उम्र होगी, बहुत किस्मत और समझदारी चाहिए। फिर आगे 2 लड़कियां भी हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, ब्याह शादी सब करना होगा। कोई खेल तमाशा नहीं है कि नहीं संभला तो टिकट कटाया और चली गईं। पिताजी थोड़ा खखारे, फिर बोले, मुझे ये रिश्ता कतई पसंद नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कैसे। वो चुप बैठी रही। जिंदगी में इतना झेला तो ये भी सही कि मुद्रा में क्या होगा, पुरुष ही तो होगा ना। बीच उम्र में पत्नी की मृत्यु से त्रस्त और दुखी, 2 मातृहीन लड़कियों को अकेले पालने के विचार से भयाकुल दिवाकर वैसे ही थे जैसे उसने सोचा था। प्रौढ़ और थोड़े गदगदे,
मुख मुद्रा से शिष्ट और मितभाषी। वो स्वयं भी तो कोई बड़ी लाटनी नहीं थी। लंबी अल्पाहार से सूखी हुई चेहरे पर उम्र की छाप और बरसों अस्पताल के दुख दर्द और रुग्ण देखने का पका और बेबाकपन। दिवाकर के साथ साथ वो घिसटती रही। संसार की सबसे बड़ी तोप, राज्य के अस्त्र शस्त्र, किले की दीवारें और उसकी रक्षा के साधन जलाशय के नीचे खजाने की किंवदंती और काला नाग रक्षक की तरह सोचती रही। कुछ भी नहीं बदलता दिखता। वही अंधविश्वास, वही धारणाएं, भगवान और भाग्य पर अटल भरोसा। चाय की दुकान पर जहाँ तहाँ मक्खियाँ थीं। दिवाकर असमंजस में खड़े रहे, फिर बोले, खाना शहर में खाएंगे, साफ सुथरा होगा। मुझे भूख नहीं है। वो गाड़ी से उतरकर पीपल के वृक्ष की छाया में बैठ गई। जब वो ड्राइवर खाने पीने के लिए गया, वो दोनों पास पास पर अलग थलग बैठे रहे। उसने मौन को भेदने का सायास प्रयत्न करते हुए कहा, अजीब सा नहीं लगता? सदियों से जहाँ राजे महाराजे रहते आए थे, वहीं सब जनता खूंद रही है। वैसे होना भी यही चाहिए। दिवाकर के मुंह पर चौंकापन था। शायद उससे कुछ ऐसी अपेक्षा नहीं थी। फिर बोले, जनता यहाँ ऐसे आती है जैसे अजायब घर हो। उसने आगे कुछ कहना चाहा, मगर वो सब बहस जैसा सुनाई देगा, तो वो चुप हो गई। दिवाकर काफ़ी इंतज़ामकार दिखाई दिए। गाड़ी खड़ी करवाकर उसे खाना खिलवाया। 1.5 किलो मावा मिश्री खरीदा, मावे की और दाल की कचौड़ियाँ। फिर वस्त्र भंडार में जाकर बंदेज की कई साड़ियाँ और कुछ सलवार सूट शायद बेटियों के लिए खरीदे। काले प्रिंट का कपड़ा पानी में डुबवा कर देख लिया कि कहीं रंग तो नहीं निकलता। उसे ये सब अजीब और मायावी सा लग रहा था। मेडिकल कॉलेज के दाखिले के बाद से सभी निर्णय उसके अपने थे। क्या पहने, क्या खाए, अपनी ज़िंदगी कैसे गढ़े और संवारे। पिताजी हमेशा इसलिए रुपए देते थे कि त्यौहार और जन्मदिन पर वो अपनी पसंद के कपड़े ले। अब जीवन एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ गया है जिसे खाने या पहनने में उसकी रुचि पूछने का ख्याल ही नहीं आता। वो स्वयं निर्णय लेने का आदी है कि पत्नी क्या खाए और पहने। दिवाकर ने जेब से डायरी निकाली। उस पर जो लिस्ट थी उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, सब चीज़ें हो गईं, बस भाभी की 1 किलो मेहंदी रह गई है। 1 किलो मेहंदी? उसके मुंह से अपने आप निकल गया। वो मेहंदी सिखाने की क्लास लेती हैं। उसे अब यातना और भय ने एक साथ दबोच लिया। मन में फिर वही अर्धनिर्मित चीख उभरी, ये मैंने क्या कर डाला? पर वो चुपचाप बैठी रही। पीछे लौटने के सारे रास्ते वो स्वयं बंद कर आई थी। नौकरी से इस्तीफा चीफ ने मंजूर नहीं किया था। एक अनिश्चित समय के लिए छुट्टी सैंक्शन कर दी थी। सारा सामान उसने बांट दिया था। बड़ी बड़ी चीज़ें फ्लैट में आने वाले नए डॉक्टर ने खरीद ली थीं। पहली भेंट में दिवाकर ने उससे 2 ही प्रश्न किए थे। यहाँ आप एडजस्ट कर सकेंगी? आपको मेरी जिम्मेदारियों के बारे में मालूम है? पर यह नहीं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। इसके लिए वो कृतज्ञ थी। दिवाकर की बड़ी भाभी, जो शायद मेहंदी लगाने की क्लास चलाती थीं, शगुन करने आई थीं। साथ में 2 लड़कियां भी थीं। पिता की तरह साधारण चेहरे वाली, वैसा ही सांवला श्रीहीन रंग रूप, बालों में काफ़ी तेल के साथ रिबन गुथी चोटियाँ और एक से ही शायद इसी अवसर के लिए खरीदे गए चमकीले सलवार कुर्ते, पैरों में चप्पलें। वो चुपचाप बड़ी ताई के संरक्षण में आई थीं और चुपचाप सीधी सतर कुर्सियों पर बैठी रही थीं। उनके चेहरे भावहीन थे, पर आंखों में एक भयाकुल कातरता थी। सब देखकर उसने अपने को ठंडा ठंडा महसूस किया। उसे लगा कि ये सब कुछ किसी और के साथ कहीं बहुत दूर घटित हो रहा है। वो इस किसी घटना से जुड़ी नहीं है। वो कहीं दूर चली गई है। उसके हाथ में कार्ड है जिसकी इबारत वो बार बार पढ़ रही है, जिसमें अगले दिन सुबह 11 बजे राघव नाम के एक व्यक्ति की स्मृति में आयोजित एक छोटी सी सभा की सूचना है। राघव नाम के एक व्यक्ति जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। कार्ड के पीछे कंप्यूटर प्रिंटेड उसका नाम पता लिखा है, डॉक्टर ममता जैन। उसके अंदर से जो चीख निकली है वो दरवाज़ों, दीवारों, पर्दों को भेद कर दूर तक चली गई है, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया है और जिसकी भयावह दारुणता से पेड़ पत्तियां कांपने लगी हैं। मुझे नहीं सहा जाएगा, मैं नहीं सह पाऊंगी। उसने शीशे खोलकर कई वैलियम निकल लिए हैं। वो मरेगी नहीं, पर सोएगी, सब कुछ नींद के हाथों में सौंप कर। अगर जागती रही तो फिर अपने पर काबू नहीं रख पाएगी। रोएगी, चीखेगी, अपने बाल नोच डालेगी, सिर दीवार से पटक कर तोड़ देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चीख के बाद सब अंदर ही अंदर घुटकर जम गया। चाय हो रही है। पिताजी लड़कियों के पास आकर बैठ गए हैं और पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बच्चियों, कहाँ पढ़ती हो? जवाब ताई से मिलता है, ये है अमिता और ये है संगीता। बड़ी 8th में है, छोटी 4th में।
पिताजी लंबी सांस लेते हैं। वो अपनी उंगली में पड़ी सोने की अंगूठी देखती है जो झकाझक नई है और रिश्ते को पक्का करने की मोहर है। ममता आंटी, संगीता बाद में कहती है, हम लोग आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। मम्मी को हमने प्रॉमिस की थी कि उनके बाद पापा जब नई आंटी लाएंगे तो हम लोग अच्छा बिहेव करेंगे। उन्हें मालूम था कि पापा नई आंटी लाएंगे? पिताजी ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, उन्होंने ही पापा से प्रॉमिस करवाई थी। क्या हुआ था मम्मी को? पिताजी ही थे जो दोबारा पूछ रहे थे। कैंसर। बहुत दिनों तक बीमार रहीं। पापा ने बहुत रुपए खर्च किए, मगर कैंसर से कोई बचता नहीं है ना। अमिता की आंखें डबडबा आईं। संगीता जैसे बार बार का दोहराया सबक एक बार फिर दोहरा रही थी। ममता आंटी तुम्हें बहुत प्यार से रखेंगी, ये वचन पिताजी दे रहे थे उसकी ओर से। ममता की भी मम्मी उसके बचपन में चली गई थी। उसे मालूम है कि कमरे में एक घना सन्नाटा था, जैसे सभी के अपने अपने घाव एकदम फिर बहने लगे हों। सिर्फ मेहंदी वाली भाभी सहज थीं। हमें भी यही आशा है। पढ़ी लिखी, काबिल, मैच्योर है ममता। उम्मीद है सब संभाल लेगी। फिर हम लोग भी हैं। और इस तरह काट लिया था उसने उस सबसे जो बरसों से उसकी ज़िंदगी रही थी, और जोड़ लिया था अपने को एक नितांत अपरिचित दिवाकर और उसकी बेटियों से। रात की ट्रेन से वो वापस आ रहे थे। सुपरफास्ट ट्रेन एक पागल आंधी की तरह रात के अंधेरे को चीरती भागी जा रही थी। दिवाकर सो गए थे। वो उठकर बर्थ पर बैठ गई। राघव को उसने बहुत पहले विदा दे दी है, अपने वादे के अनुसार कि जब भी राघव चाहे उठकर चला जा सकता है, और लौटाने के लिए पीछे नहीं दौड़ेगी। वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी नहीं। और यदि ममता कभी संबंध तोड़ेगी तो राघव भी ऐसा ही करेगा। मेमोरियल सर्विस में वो नहीं गई थी, न शोक मनाने उसके घर। खबर सुनती रही। राघव की पत्नी झटका न सह पाने के कारण अस्पताल पहुंच गई है। देश विदेश से सारा कुनबा आकर जुटा है। लड़का लड़की, भाई बहन, साले साढ़ू, बुआ और चाचा सभी शोकग्रस्त हैं। रोना पीटना होता रहता है। वो सुनती रही और वैलियम खा खा कर रात को सोती रही। दिन में अस्पताल जाती रही, रोगियों से घिरी रही। मौत उसके चारों तरफ थी। वो हर रोज़ मौत देखने की आदी थी, पर वो झपट्टा मारकर राघव को ही ले जाएगी, ये स्वीकार करना उसके लिए असंभव ही लगता था। अभी कुछ दिन पहले तो राघव जैसे हमेशा आता था उसके पास आया था। ममता ने धुली चादरें बिछाई थी, ताजे फूल लगाए थे, सारे घर की धूल पोंछी थी, हर ओर फैली बेतरतीब पत्रिकाओं और अखबारों को समेटा था। फिर वो स्वयं तैयार हुई थी, चंदन के साबुन से नहाई थी, बाल धोए थे। केवल एक बंद खोलने से ही अपने आप कंधों से नीचे सरक जाने वाली ड्रेस पहनी थी, क्योंकि अधीर दोनों ही रहते थे। उसके नीचे रेशम के बेल युक्त अंतर्वस्त्र, जिनकी चिकनाई त्वचा को हल्के हल्के सहलाती रहती थी। उन्होंने साथ साथ खाना खाया था, संगीत सुना था। वो मध्याह्न वैसे ही बीता था जैसे कि बरसों से बुधवार का मध्याह्न वो दोनों बिताते आए थे। राघव अपना पारिवारिक और सामाजिक मुखौटा जैसे दरवाजे के उस पार ही छोड़ आता था, और ममता का यही संसार यथार्थ था। सप्ताह भर जी तोड़ काम, और बुधवार की मध्याह्न वो केवल राघव की प्रेमी बनकर रह जाती थी, उसकी ऊष्मा, उसके सानिध्य को अंतिम बूंद की तरह निचोड़ कर पीती हुई। ये संबंध जो एक प्रसंग की तरह प्रारंभ हुआ था, बिना किसी कमिटमेंट के, हल्का फुल्का रोमांस, दोनों के बीच एक गोपनीय रहस्य की तरह, जो न जाने कब से दोनों के लिए ही अपना हल्का फुल्कापन छोड़ चुका था, अपने वायदे के अनुसार कि वो कभी उसके पारिवारिक जीवन की सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगी। वो श्रोता ही रही थी, बातें कानों में पड़ती नहीं थीं। राघव जी बहुत शांत और सौम्य दिख रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी बोल पड़ेंगे। जब शव ले जाया जा रहा था तो श्रीमती राघव चीख चीख कर रो रही थीं। मुझे किस पर छोड़े जाते हो, मैं कैसे रहूँगी? उस दिन ममता ठंड में इधर उधर घूमती रही थी, जब तक कि एकदम अंधेरा नहीं हो आया था और उसके पैर इतने सुन्न हो गए कि वहीं पेवमेंट पर गिर पड़ी थी। वो अंधेरे में देर तक वहीं पड़ी रही, अशक्त और रिक्त, जब तक कि पुलिस की गाड़ी ने आकर उसे नहीं उठाया था। न वो बीमार है, न नशे में है, इसकी आश्वस्ति करके पुलिस उसे उसके घर छोड़ गई थी।
उसके बाद ऊपर से सब कुछ वैसे ही सामान्य चलने लगा था। अपना दुख उसने जैसे एक छोटी सी गठरी में बांधकर अपने अंदर कहीं बहुत गहरे दबा दिया। फिर भी कभी कभी वो गांठ खुल ही जाती थी और असंबद्ध क्रमहीन यादें आकर उसके इर्द गिर्द बिखर जाती थीं, जिन्हें समेटते हुए उसके हाथ कांपने लगते थे। बाहर कंपाउंड में बेतरतीब से घास उगी हुई थी, जहाँ कहीं भी बिना किसी व्यवस्था के पेड़ लगे हुए थे, जिनकी पत्तियाँ धूल से अटी हुई थीं। वो एक सरकारी क्वार्टर था, रहने वालों की सुविधा असुविधा के विचार से परे, किसी भी प्रकार के नेत्र सुख से वंचित। हर चीज़ व्यवहारिक और सस्ती, दरारें पड़ी, टूटती हुई, धीरे धीरे गलती हुई। फ्लैट पहली मंजिल पर था। 2 बड़े बड़े आसपास कमरे, सामने लंबा बरामदा, मध्यम बल्ब से प्रकाशित रसोई। घर में अमिता और संगीता के अलावा एक छोटा नौकर था और सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली बर्तन धोने वाली और एक धोबिन। बर्तन वाली गहरे नीले रंग की बुंदेलखंडी रिवाज की साड़ी पहने थी और अकृत्रिम कौतूहल से उसे देख रही थी। एक कमरे में एक बड़ा पलंग और 2 चारपाइयाँ लगी हुई थीं, जिन पर गुंजले मुजले हरे बेड कवर पड़े हुए थे। दूसरे कमरे में बाकी सारी गृहस्थी, बक्सों के ऊपर बक्से, रजाइयाँ, पढ़ने की मेज़, इस्त्री, टेबल फैन, फ्रिज, सारी चीज़ें दीवारों के किनारे किनारे लगी हुई थीं और बीचों बीच खाली जगह थी, जहाँ से पुराना सीमेंट का फर्श दिखाई दे रहा था, जिसमें जहाँ तहाँ नए सीमेंट के पैबंद लगे थे। बरामदे में डाइनिंग टेबल पड़ी थी और वॉश बेसिन में साबुनदानी खाली थी और एक चीकट तौलिया खूंटी पर लटक रही थी। नौकर उन्हें नींबू पानी बनाकर दे गया, साथ में एक प्लेट में कुछ सीले हुए बिस्कुट। दिवाकर तुरंत फ़ोन पर व्यस्त हो गए। ये स्पष्ट था कि वो दफ्तर के लोगों से दफ्तर की बातें कर रहे थे। कुछ देर में लड़कियां भी होमवर्क करने के लिए उठकर चली गईं। अब वो अकेली थी। उसे समझ नहीं आया कि इस नए प्रसंग का सूत्र कहाँ से पकड़े। समय और जीवन, जो अब तक बूंद बूंद रिश्ता मालूम दिखाई देता था, लगा कि बराबर तेजी से भाग रहा था और उसी दौड़ में उसके हाथ से सिरा ऐसा छूटा कि वो फड़फड़ाता हुआ कहीं इतनी दूर चला गया कि उसे अब पकड़ना मुश्किल है। भाग्य की लहरों ने उसे मालूम नहीं कहाँ ला पटका। भाग्य ने नहीं, उसने अपने आप को टोका, मेरे अपने निर्णय ने, यदि निर्णय मेरा ही था। उसने अधखुले दरवाजे को देखा। उसका मन हुआ कि नया सफारी सूटकेस कमरे के बीचों बीच ऐसे ही छोड़कर वो बाहर भाग जाए। दौड़ती हुई नीचे उतरे और जो भी सवारी मिले उसमें बैठकर वो फिर रुक गई। सवारी में बैठकर कहाँ? किसी होटल? उसके बाद पिताजी और बुआ उसे देखकर कैसे भौचक होंगे। और यहाँ ये दिवाकर और वे 2 लड़कियाँ जो उस कमरे में बैठकर होमवर्क कर रही हैं। ममता को मृत प्राय रुग्ण और उनके संबंधियों को दिलासा देना आता था, पर वो अपने को कैसे दिलासा दे? उसमें वो अपने को बिल्कुल कच्चा और अनाड़ी पा रही थी। रात को दाल बनेगी? नौकर पूछ रहा था। दिवाकर ने फ़ोन बंद किया और पूछा, घर में क्या क्या है? मटर है, टमाटर और साग, नौकर ने कहा। अच्छा, पनीर ले आओ और मटर पनीर में टमाटर डाल के बना दो। साग में आलू डाल देना। आलू हैं? थोड़े से हैं। ठीक है, दही भी लेते आना और पूड़ियाँ बना लो। पर तुम कल्लो से कहना, वही आटा भी बना देगी और उसी से बिलवा भी लेना। ठीक है साहब। दिवाकर ने नहाकर कपड़े बदले और कुछ देर आराम करने लेट गए। बिस्तर कहाँ बिछेंगे? कल्लो पूछ रही थी। बेबी लोगों की चारपाइयाँ उधर ले जाऊँ? अभी बाद में आना, दिवाकर ने कहा और उठकर बैठ गए और झिझकते हुए बोले, उनकी डेथ के बाद से बच्चियां अंधेरे से बहुत डरने लगी हैं, इसलिए मैं उन्हें इसी कमरे में सुला लेता हूँ। आप अगर माइंड ना करें तो अभी कुछ दिन यहीं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे कि पिता ने भी उन्हें दूर कर दिया है। उसके कंधों से एकदम भारी बोझ हट गया। उसे लगा कि उसे कुछ दिन की मोहलत मिल गई है। आप ठीक सोचते हैं, हमें उन्हें यहीं सुलाना चाहिए। मेरे आने से उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उनकी माँ की जगह हड़प ली है। उसे अपने कानों में अपने शब्द स्वयं अजीब से लगे, पर ये उसके अंदर की डॉक्टर बोल रही थी। उसने सोचा, कोई किसी की जगह नहीं लेता। भीड़ में हम थोड़ा सा सरक कर जरूर एक दूसरे के लिए स्थान बना देते हैं। पास होने पर भी अपरिचित ही रहते हैं। शरीर स्पर्श करते हैं, पर किसी प्रकार की रागात्मक भावनाओं से दूर। एक ही गाड़ी में एक ही यात्रा पर जाते हुए, समय काटने के लिए छुटपुट बातें करते हुए।
दिवाकर को नींद आ गई है और हल्के हल्के सम गति खर्राटों में व्यवधान न पड़े, इसलिए वो दूसरे कमरे में चली गई। संगीता और अमिता चुपचाप बैठी थीं। वो भी पास आकर बैठ गई। पूछा, होमवर्क हो गया? हाँ, अमिता ने कहा। तुम लोग कितने बजे सोती हो? बस यही खाना खाने के बाद। अभी तो कल्लो यहाँ चारपाइयाँ लगाएगी। नहीं, तुम लोग वहीं सोना, अपने उसी कमरे में, पापा के पास। और आप? मैं भी। कल्लो से कहना जब पापा जागे तो मेरे लिए भी एक चारपाई वहीं डाल दे। उसने लड़कियों के चेहरे रंग बदलते देखे। वो एकाएक सहज हो आई। अमिता ने कहा, पहले हम लोग यहीं सोते थे, पर मम्मी की डेथ के बाद पापा रात रात भर रोते रहते थे, सोते नहीं थे, इसलिए हम लोग उन्हीं के पास सोते थे। डेथ के बाद कोई लौट कर नहीं आता। संगीता ने कहा, हमने टीवी पर एक फिल्म देखी थी, उसमें डेथ के बाद बॉडी को बांध कर ले गए थे और जला दिया था। उसके बाद कोई लौट कर नहीं आता। ऐसे ही मम्मी के साथ भी हुआ था, उन्हें ले गए थे और जला दिया था, पर पापा उनकी हर चीज़ देख कर रोते हैं। तुम्हें मम्मी की याद आती है? उसने पूछा। हाँ, कभी कभी बहुत, संगीता ने कहा। ममता को लगा कि वो भी शोक के घेरे में शामिल हो गई है, पर वो शोक किसके लिए है ये उसे स्वयं नहीं मालूम। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी प्रसंग। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।